आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व। राइट। अब देखो बच्चों, जैसा मैंने आपको बताया था, बस जो मैंने आपको डिस्कस किया था, याद होगा आपको कि साई जो हमारा एक्चुअल वेव फंक्शन का इक्वेशन है, उसको अगर हम दो कंपोनेंट बनाए तो उसमें एक रेडियल कंपोनेंट और एक बेटा एंगुलर कंपोनेंट आता था। याद है ना? थीटा एंड फाई दोनों को एक साथ भी लिख सकते हैं, दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हैं। सर यस। ठीक है, ये पूरा एंगुलर था बेटा, और ये कौन सा था? रेडियल। याद है ना? तो मैं अभी आपको रेडियल कर्व के बारे में, जो मतलब सॉल्यूशन निकल के आया, उसका ग्राफ का एक जनरल इक्वेशन बता रहा हूँ मैं। वो अगर आप लोग ध्यान रखेंगे तो बहुत हेल्प मिलेगा आपको ग्राफ समझने में। ठीक है, तो जो इसका ओवरऑल जो साई आर का फॉर्मूला होता है बेटा, वो कुछ इस तरीके से है कि कांस्टेंट k1 इंटू e टू द पावर, मतलब रेडियल पार्ट, माइनस k2 इंटू आर। बेटा k1 k2 ये सब कांस्टेंट है, तो देखो ये एक्सपोनेंशियल पार्ट है। इसको और एक पार्ट होता है जिसको एक स्पेशल फंक्शन है r टू द पावर l, ये दूसरा पार्ट है बेटा, स्पेशल पार्ट। और तीसरा पार्ट है बेटा जो पॉलिनोमियल इन r है। और पॉलिनोमियल इन r का जो डिग्री होता है बेटा, अगर आप ठीक है ऐसे चीजों के बारे में बात कर रहे हो जहां पे, जैसे मान लो कि आपने 5s के बारे में बात करनी है, आपको 4px के बारे में बात करनी है, तो आपको n भी मालूम है और l भी मालूम है। राइट। तो n और l अगर मालूम है आपको, यानी ऑर्बिटल के बारे में आपको जानकारी है, तो वो जो कर्व होता है वो कुछ इस तरीके से होता है बच्चों, a माइनस b, या मैं उसको a1 a2 भी बोल सकता हूँ, मेरी मर्जी, a1 माइनस a2 इंटू आर माइनस a3 आर स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसा चलता रहता है बेटा। सम कांस्टेंट, ठीक है, कोई कांस्टेंट यहाँ पे आएगा, और r टू द पावर सम कांस्टेंट k माइनस सम कांस्टेंट k इंटू r टू द पावर n माइनस l माइनस 1। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो पॉलिनोमियल कर्व है, पॉलिनोमियल पार्ट है बेटा, इसका डिग्री कितना है आपको मालूम है ना? डिग्री किसको बोलते हैं? हाईएस्ट पावर। n माइनस l माइनस 1 है डिग्री। हाँ बेटा, n माइनस l माइनस 1। अच्छा, अगर डिग्री इतना हो तो उसके रूट्स कितने हो सकते हैं? n माइनस l माइनस 1 भाई, रियल इमेजिनरी मिला करके इतने रूट होंगे ना? सर यस। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होते हैं? जैसे मैं बोलूं बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो आप बोलते हो ना इसके दो रूट हैं सर, है ना? 2x की वैल्यू आएगी। रूट का मतलब सॉल्यूशन बच्चों, आप ऐसा समझ लो। ठीक। अच्छा, तो बच्चों जो हमारा ओवरऑल साई रेडियल का कर्व है बच्चों, वो तीन चीजों से मिलकर बना है, एक्सपोनेंशियल, आर का पावर एल, और तीसरा ये पॉलिनोमियल, तीन चीजों से मिलकर बना है। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं आपको, जब बच्चों आप बात करते हो इनफाइनाइट में जाने की, आर टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये बात ध्यान रखना बच्चों। तो जो साई का फंक्शन है वो जब इनफाइनाइट को आप टेंड करते हो तो एक्सपोनेंट की बात मानता है, क्योंकि जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ाते जाओगे ये डोमिनेटिंग होता है, रेडियल टर्म डोमिनेट करता है। और आर इनफाइनाइट रख करके देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, ई टू द पावर माइनस k2 कोई कांस्टेंट होगा, आर का वैल्यू इनफाइनाइट रखो, पॉजिटिव कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे क्या चीज कि k1 k2 a1 a2 डॉट 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 k आर पॉजिटिव कांस्टेंट्स। राइट, ये नेगेटिव नहीं पॉजिटिव। तो जैसे बेटा आर इंफिनिटी को पहुंच रहा है, तो देखो ई टू द पावर माइनस इंफिनिटी लगभग लगभग, तो 1 अपॉन ई टू द पावर इंफिनिटी, ई टू द पावर इंफिनिटी इज इनफिनिट, 1 बाय इनफिनिटी इज टेंडिंग टू 0। यस और नो? यस सर। यस यस तो अब बताओ, 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करोगे वो क्या बन जाएगा? 0।
तो ये बात ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये अगर आप समझ गए तो आधा मेरा हेडेक खत्म हो जाएगा। तो r टेंडिंग टू इंफिनिटी हुआ बेटा, तो साई r विल टेंड टू 0, राइट? क्लियर है? यस सर। सर यस। क्योंकि ये किसका बात मानेगा? एक्सपोनेंट का बात मानता है, जैसे हम लोग बहुत इनफिनिट को टेंड करते हैं। अब मैं बच्चों बात करूंगा, एक एक ऑर्बिटल लेके डिस्कस करता हूँ। मान लीजिए बच्चा, हम ग्राफ बनाना चाहते हैं फॉर 1s ऑर्बिटल, ठीक है बच्चों? अब 1s ऑर्बिटल में आपको मालूम है टोटल नोड कितना है? बोलिए बच्चों। n Zero. माइनस 1 कितना आ रहा है? 0, है ना? अच्छा, अब मैं इसका कर्व का एक्सप्रेशन लिखूं साई फॉर 1s, कौन सा बेटा? रेडियल में लिख रहा हूं, ठीक है? तो क्या आ रहा है देखो, तो उसी पे रखो k1 कोई कांस्टेंट k1 e टू द पावर माइनस कोई कांस्टेंट k2 इनटू r मल्टीप्लाई बाय r टू द पावर। बेटा l की वैल्यू कितनी होती है? 0 से n माइनस अरे 1s के लिए पूछ रहा हूँ, l का वैल्यू तो 0। 0, हाँ एकदम। तो r टू द पावर 0 और मल्टीप्लाई बाई ये, आप बताओ ये पूरा पावर कितना आ रहा है? 0। इसका मतलब सिर्फ इसमें कांस्टेंट ही r टू द पावर 1 भी नहीं आ रहा। बात समझ में? देखो ये कहां तक जा रहा था? n माइनस l माइनस 1 तक। तो सर यस। n माइनस l माइनस 1 का वैल्यू कितना आ गया? 1 माइनस 0 माइनस 1, 0 आ गया। इसका मतलब हाईएस्ट पावर कितना है? 0। हाईएस्ट पावर 0 का मतलब सिर्फ a1 ही है ना बेटा? सर यस। Yes. तो अब पूरा देखो, ये वैल्यू r टू द पावर 0 कितना होता है? 1। बोलिए। सर यस। Yes. ये वैल्यू और k1 सब मिलके एक नया कांस्टेंट हो गया k डैश और e टू द पावर माइनस k2 इनटू r। अब बताओ बेटा, जैसे जैसे आप r बढ़ाओगे, देखो ये एक्सप्रेशन देखो और बताओ बच्चों, जैसे जैसे आप r बढ़ाओगे वैसे वैसे e पे पावर नेगेटिव बढ़ता जाएगा, वैल्यू कम होता जाएगा। और r इज इक्वल टू 0 रख दोगे तो कितना आएगा? कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगा, ये सुनो। Yes. तो बेटा ऐसा करवाता है, ये धीरे 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 इंफिनिटी। ये है बेटा साई फॉर 1s और वो भी रेडियल। और ये क्या है? रेडियल। समझ में आ गया? तो y एक्सिस पे भी तो मीट नहीं करेगा ना? नहीं बेटा, y एक्सिस पे तो कट करेगा ना। r का वैल्यू 0 करोगे तो ये तो 1 आ गया। 1 पे ये k डैश वैल्यू आ रहा है, k डैश तो कांस्टेंट है ना, तो कहीं ना कहीं तो मीट करेगा ना बेटा? यस सर। ये तो मीट करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। अच्छा, मॉड ऑफ साई स्क्वायर बनाएंगे तब कैसा आएगा? 1s रेडियल का होल स्क्वायर। देखो सोच करके देखो, बहुत ध्यान से बच्चों। तो सर आप स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? यही वैल्यू थोड़ा सा स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। नेचर तो वही रहेगा ना, मोरलेस। बोलिए। सर यस। अच्छा, तो ये आपको याद है ना, ये डेंसिटी है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तीसरा अगर मैं प्रोबेबिलिटी बनाऊं तो प्रोबेबिलिटी का इक्वेशन क्या होता है बेटा? या तो इधर मैं प्रोबेबिलिटी लिखूं, रेडियल प्रोबेबिलिटी, या फिर मैं इसको लिखूं मॉड ऑफ साई स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। याद आ रहा है कुछ आपको? Yes. सर तो यस। आप प्रोबेबिलिटी का इक्वेशन लिखोगे तो मॉड ऑफ साई स्क्वायर करोगे तो आ गया। अब मॉड ऑफ साई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 4 पाई आर स्क्वायर। अब बेटा बताओ, ये जो आर स्क्वायर कर रहे हो तो अब r इज इक्वल टू 0 पे p का वैल्यू कितना आ गया? 0 ना, क्योंकि ये कुछ भी हो उसमें 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? p 0 हो जाएगा। Zero. तो ये बेटा यही अंतर है कि ये 0 से शुरू होता है और इनफाइनाइट पे तो खैर एक्सपोनेंट की वजह से। तो ये है रेडियल प्रोबेबिलिटी का कर्व फॉर 1s। तीनों बात समझ में आया है बच्चों? कोई परेशानी? पहले मैंने ये जनरल कर्व बनाया, उसका इक्वेशन लिखा, तो जो आया मेरे पास एक्सप्रेशन उसके हिसाब से मैंने कर दिया। देखो कोई नोड नहीं है, इसलिए यहाँ और यहाँ के बीच में एक बार भी टच नहीं किया है, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट है। बीच में टच करेगा तब तो नोड आएगा ना बच्चों। याद है मैंने एक बार ग्राफ बनाया था, उसमें ऐसे करके टच भी कराया था। ठीक, ध्यान से देखो बच्चों, एक क्वेश्चन ये आता है
कि 1s ऑर्बिटल या किसी भी s ऑर्बिटल के लिए जब हम न्यूक्लियस के नजदीक पहुंचते हैं तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देखो बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है, जबकि प्रोबेबिलिटी पहले बढ़ता है फिर 0 हो जाता है। ये बड़ा अजीब सा है, डेंसिटी तो बढ़ रहा है लेकिन एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी 0 रहा। क्यों? क्योंकि आप रेडियस कम करते जा रहे हो ना, जैसे ही रेडियस 0 करोगे तो कोई आपने वॉल्यूम सेलेक्ट ही नहीं किया तो प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। आया बात समझ में? Sir, yes. ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, ये ग्राफिकल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक इसी तरीके से बच्चों, जैसे मैंने आपको ये समझाया, एक बार आप दिमाग लगाओ, क्योंकि बिना दिमाग लगाए कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, आप मुझे बनाओगे साई 2s का, फिर मॉड ऑफ साई 2s, कौन सा बेटा? रेडियल, रेडियल, सब चीज रेडियल है ना, इसका स्क्वायर का। तीसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ 2s, रेडियल प्रोबेबिलिटी इसका। ये तीनों का कर्व बनाओगे ऑब्वियसली वर्सेस आर, आर के रिस्पेक्ट में। ठीक, ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा हूँ। 3 दे रहा हूँ, आप 2s बना लोगे बेटा तो एक बार 3s के लिए भी सोच लेना, सेम सेम चीज, रेडियल, सेम रवि, सेम चीज। हाँ अभी बनाना है, अरे बाप रे बाप, आज से प्रैक्टिस करना है। फोर्थ उसके बाद बेटा इसी चीज को आपको रिपीट करना है, किसके लिए? 2p के लिए, x के लिए, एंड 3p x के लिए। इतना कर लोगे तो मेरा कहानी काम हो जाएगा। सब चीज का खाली रेडियल बनाना है। और आपको इक्वेशन याद है? इक्वेशन मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूं आपके सामने ताकि आपको कोई दिक्कत ना है। साई रेडियल फॉर एनी nth ऑर्बिटल जिसका n और l ही सिर्फ चाहिए हमें, वो क्या था? k1 इंटू e टू द पावर माइनस k2 इंटू r टू द पावर l मल्टीप्लाई बाई, राइट, a1 माइनस b1, सॉरी वहां पे आप कुछ भी रख दो, कोई कांस्टेंट ही रखना है बेटा, a2 इंटू r माइनस a3 r स्क्वायर डॉट 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 सम अरे फोर्थ कांस्टेंट। वाले में ऑर्बिटल बनाने कि ग्राफ बनाने? ग्राफ बनाना है बेटा, सब में ग्राफ बनाना है। ये मैंने क्या किया, ये मैंने ग्राफ ही बनाया ना, यही ग्राफ बनाना है। ऑर्बिटल तो आपको मैंने बनाना सिखा ही दिया, r टू द पावर n माइनस l माइनस 1, ये एक्सप्रेशन है बेटा, और ये चीज आपको बनाना। ठीक है, आप पहले इक्वेशन हर एक चीज के लिए लिखोगे, n और l की वैल्यू आपको मालूम है, और उसके हिसाब से आप सोचोगे। सो आपके सामने ये जनरल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो हमें सबसे पहले 2s का निकालना था। तो जब हम 2s कर रहे हैं, साई फॉर 2s रेडियल, तो आपको मालूम है कि n का वैल्यू 2 हो गया और l का वैल्यू 0 है, तो n माइनस l माइनस 1 का वैल्यू 1 आ गया, है ना। अब ये एक्सप्रेशन पूरा मैं लिखूं तो ये आएगा k1 इंटू ई टू द पावर माइनस k2 इंटू r, और बेटा s के लिए तो ये टर्म हमेशा गायब हो जाएगा, है ना, ये तो 1 हो जाएगा सीधा सीधा, क्योंकि r टू द पावर 0 दैट विल ऑलवेज बी 1। यस और नो? Yes, sir. Sir, yes. और दूसरा एक्सपोनेंशियल के बाद जो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, यानी ये एक्सप्रेशन जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें इस बार r टू द पावर 1 तक आएगा, तो हम इसको लिखेंगे a1 माइनस a2 r टू द पावर 1, यहीं तक आ जाएगा। यस और नो? यस सर। Yes, तो sir. बस खत्म। अब एक बात बताइए बच्चों, ये कब 0 होगा? अगर इसको 0 में इक्वेट करूं तो r का वैल्यू a1 बाई a2 पे 0 हो जाएगा क्या ये? यस अच्छा बताइए बच्चों, एक बार 0 हो गया तो 0 मल्टीप्लाई बाई कोई भी नंबर तो 0 ही होगा। Yes. Yes. तो अब देखते हैं कैसा करवाएगा। ये बेटा आ गया साई रेडियल फॉर 2s, और ये कैसा आएगा बच्चों? आप r इज इक्वल टू जब 0 करोगे तो ये कांस्टेंट आएगा बेटा, और ये 1 हो जाएगा, तो ये तो हमेशा स्टार्ट एकदम टॉप से होगा, है ना। उसके बाद वैल्यू घटता जाएगा और इस वैल्यू पे आके 0 हो जाएगा एक बार, तो यानी बेटा ऐसा होगा कुछ। और फिर जैसे जैसे इन्फिनिट जाओगे, मैंने क्या बताया था, इन्फिनिट जाने से क्या होता है, कौन सा टर्म डोमिनेट करता है? k1 K1. हाँ, मतलब एक्सपोनेंशियल टर्म डोमिनेट करता है, तो इन्फिनिट पे जाओगे तो फिर से ये क्या होगा, 0 हो जाएगा।
अब देखो बेटा, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस हो गया। याद है, जहां पे प्लस और माइनस का साइन चेंज हो रहा है वही तो नोड है। Yes. Sir, yes. अब बेटा इसी को मैं स्क्वायर कर दूं तो कैसा होगा? बहुत सिंपल भाई, स्क्वायर कर देने से क्या चीजें आसान हो जाएंगी, क्योंकि स्क्वायर का मतलब नेगेटिव भी क्या बन गया, पॉजिटिव। Pause. तो क्या होगा, यहाँ से आएगा बेटा और इसी जगह पे टच करके फिर से ऊपर उठ जाएगा, फिर ऐसे होगा, है ना। जब आप बेटा स्क्वायर किसी भी चीज का करते हो तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, पॉजिटिव। अब तीसरी चीज आती है क्या, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में याद है, प्रोबेबिलिटी में जीरो पे कितना आएगा प्रोबेबिलिटी, आर इज इक्वल टू Zero. जीरो। समझ में आ रहा ना, क्यों? क्योंकि आप उसमें आर से, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए हो। रेडियल प्रोबेबिलिटी पी आर, जिसको हम लिख सकते हैं राइट, मॉड ऑफ साई रेडियल का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। इसको अगर मैं निकालने की कोशिश करूं फॉर 2s, तो क्या होगा बेटा, एक बार जीरो होगा वो और फिर दोबारा जीरो होगा यहाँ पे, उसके बाद फिर ऊपर उठेगा बेटा और इनफाइनाइट पे, तो आपको मालूम है एक्सपोनेंशियल कर्व का बात मानना है। तो ये है हमारा साई प्रोबेबिलिटी ऑफ 2s। अब देखो प्रोबेबिलिटी थोड़ा बाहर की तरफ ज्यादा है, फिर जैसे जैसे अंदर आएगा कम होता जाएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि जैसे जैसे आर बढ़ाओगे बेटा तो आर मल्टीप्लाई होगा ना, आर बढ़ने पे ये वैल्यू बढ़ना चाहिए ना, तो हो भी रहा है। स्टार्टिंग में आर कम है तो मल्टीप्लाई जब करोगे तो थोड़ा कम वैल्यू आता है, बाद में ज्यादा आ रहा है। और इन्फिनाइट पे जाते जाते जीरो क्यों हो रहा है, क्योंकि इन्फिनाइट पे जाने से एक्सपोनेंशियल टर्म इसमें e टू द पावर माइनस आर बिकमिंग जीरो। समझ में आ रहा है? और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू एनी अलजेब्रिक। क्लियर है बच्चों? अब मुझे बताइए कि करेक्ट हुआ ये, शुभम या शिवम, करेक्ट हुआ बेटा ये? करेक्ट हुआ किसी का भी, यस और नो? Sir, मेरा हुआ. चलो Sir, कोई, where are you? Correct. बढ़िया, You are, sir. वेरी नाइस। कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ग्राफ बहुत टफ है ये, इतना आसानी से समझ जा रहे हो अगर, और समझा ले रहा हूँ तो मेरी बड़ी बात है, मेरे लिए बड़ी बात है ये। क्योंकि आप अगर मैथमेटिकल फंक्शंस, ग्राफ, ये सब नहीं जानते हो तो आपको अगर समझ में आ जा रहा है तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अपने से कर लो तो खैर फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। अब बेटा हम किसके लिए ट्राई करेंगे, 3s के लिए। अब देखो मैं जल्दी लिखूंगा, तो अब साई 3s के लिए बेटा, साई रेडियल किसके लिए बेटा, 3s के लिए क्या आएगा, तो वही सेम k1 इंटू एक्सपोनेंशियल टर्म r टू दी पावर, l का वैल्यू 0 है। अब बताइए इस बार पावर कहाँ तक जाएगा ये, 2. ठीक जाएगा। हाँ सॉरी, A1. क्वाड्रेटिक जाएगा ना, Yes, sir. Yes, sir. पावर 2 तक। तो इसका मतलब ये 2 बार 0 होगा, है ना। अब भाई क्वाड्रेटिक Sir, सॉल्व yes. करोगे तो यहाँ से 2 बार 0 आएगा वैल्यू, 2 रूट्स, तो 2 बार 0 आएगा। तो हमें करना क्या है बच्चों, बहुत सिंपल। जब मैं साई पूछूंगा तो r इज इक्वल टू 0 पे साई का वैल्यू हाईएस्ट है, वो यहाँ पे कहीं, क्योंकि ये वैल्यू 1 हो जाएगा तो प्रोडक्ट सिंपली k1 इंटू a1 आ जाएगा, बाकी सारे टर्म 0 हो जाएंगे। उसके बाद बेटा यहाँ पे कहीं 0 होगा और फिर नीचे गया, फिर दूसरा रूट आएगा और फिर उसके बाद इनफाइनाइट का बात मानूंगा, है ना। तो अब दिख रहा है ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। अब समझ में आ रहे हैं, ये दोनों नोड इनफाइनाइट पे नोड नहीं होता है, 0 पे नहीं होता है, यही दोनों है ना बेटा नोड, रेडियल नोड। Yes. Yes, तो इस बार 2 नोड है बेटा, और आपको नोड निकालने आता भी है ना। कैसे Sir, निकालने yes. आता है, n माइनस l माइनस 1 का ही वैल्यू तो रेडियल नोड होता है। क्लियर है ना बच्चों? yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये हो गया साई।
अब स्क्वायर करने का मतलब क्या है, नीचे की वैल्यू को क्या कर दें हम, ऊपर कर दें, है ना? बोलिए भाई, नीचे की Yes. वैल्यू को हम क्या करें, ऊपर कर दे रहे हैं। ऊपर। राइट, तो यहाँ तो सारा पॉजिटिव पॉजिटिव ही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। ये किसका ग्राफ हो गया बेटा, इसका स्क्वायर का। अब प्रोबेबिलिटी करना हो तो क्या करेंगे, तो थोड़ा गेम है, प्रोबेबिलिटी में बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी में आपको मालूम है स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, या प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब आपको मालूम है कि ये थोड़ा सा कम रहेगा यहाँ पे, और ये थोड़ा और कम रहेगा ऐसे, ठीक है बेटा। तो ये दोनों आपके नोट्स हैं, जैसे जैसे बाहर जाएगा वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, ये आएगा प्रोबेबिलिटी का तरफ। अच्छा, तो अभी हो गया 3s का, है ना? और कौन सा बच गया? 2px कौन सा बच गया बेटा? 2px। हाँ, आ जाओ 2px के बारे में। तो बेटा साई 2px जैसे ही मैंने लिखा, रेडियल n का वैल्यू 2, l का वैल्यू 1, तो इस बार k1 इंटू ई टू द पावर माइनस k2 r तो होगा ही, साथ में इस बार r टू द पावर 1 भी हो गया। समझ में आ रहा है? पहले ये r फंक्शन नहीं आता था, Yes. अब मल्टीप्लाई बाई क्या, सम a 1, बस, क्योंकि टोटल पावर n माइनस l माइनस 1 का वैल्यू कितना है, 0 है, तो r पे लेकिन इसका खास बात क्या है कि सर साई एट r इज इक्वल टू 0 पे ये 0 हो जाएगा इस बार, क्योंकि ये r का वैल्यू 1 है, तो बेटा इसको 0 रखोगे तो 0 मल्टीप्लाई बाई कोई भी नंबर, 0. और साई आपको मालूम है जब r इंफिनिटी के पास पहुंच रहा है तो भी ये वैल्यू किसके बराबर हो रही है, 0 के पास। तो बड़ा सिंपल हो गया भाई, शुरू में भी 0, आखिरी में भी 0, बीच में थोड़ा सा पॉजिटिव होगा, ये हो गया सर। तो ये s ऑर्बिटल से कैसे अलग है बेटा, s में आपको याद होगा ये फंक्शन नहीं रहता है, इसके वजह से वो टॉप से स्टार्ट होता है, याद है ना, ऐसे आता था। Yes. देखो s में कहां से, ऊपर से आ रहा है, जबकि s को छोड़ करके कोई भी हो बेटा वो सब नीचे से स्टार्ट होता है। समझ में आया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, गड़बड़ी मत कर देना सब लोग। राइट, तो ये बेटा स्क्वायर कर दिया आपने, और उसके बाद बच्चों प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी में क्या है भाई, प्रोबेबिलिटी में भी वही चीज होता है, मॉड ऑफ साई स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। तो भाई पहले ही वो 0 था, तो अभी भी 0 रहेगा, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस बार देखो इसका डेंसिटी और ये दोनों ही 0 आ रहे, जबकि एस में ऐसा नहीं था, एस में क्या था, डेंसिटी तो मैक्सिमम आ रहा था 0 पे, बट प्रोबेबिलिटी 0 आ रहा था। समझ में आ रहा है बात? Yes. तो अब बच्चों लास्ट के जो कर्व बचे हुए हैं,
उनको भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। कौन सा था? 3px 3px। तो बताओ, जैसे ही मैंने साई 3px लिखा तो n का वैल्यू 3, l का वैल्यू तो 1, n माइनस l माइनस 1, ये कितना आ गया? 1 आ गया क्या? देखो तो। yes sir. तो इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा? रेडियल। बार बार भूलना नहीं है, मैं पूरा फंक्शन नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ रेडियल पार्ट। तो बेटा यहाँ पे जब लिखूंगा तो क्या आ जाएगा? पहले एक्सपोनेंशियल पार्ट, फिर r टू द पावर 1, फिर ये a1। करेक्ट है? तो ये 0 कब होगा? जब r का वैल्यू a1 बाई a2 आ जाए। समझ में आ रहा है बच्चों? तो Yes, sir. अब अगर मैं इसकी बात करूं तो बहुत सिंपल है। आप सोचो, साई 3px रेडियल, देखो 0 पे 0 और फिर एक बार 0, एक ही रूट है ना वो, यस सर। Yes. तो ये नोड है बेटा। 0 और इन्फिनाइट को नोड नहीं बोलते हैं, उसके अलावा बाकी पोजीशन को नोड बोलते हैं। तो देखो प्लस माइनस, ये साई का साइन चेंज कर रहा है। अब बेटा स्क्वायर करना होगा तो क्या करेंगे? नेगेटिव पार्ट। Yes. नेगेटिव पार्ट को क्या करूं मैं? ऊपर कर दूं, और स्क्वायर करोगे तो हाँ, तो जो वैल्यू बड़ी है वो थोड़ी और बड़ी हो जाएगी, है ना, स्क्वायर करने पे। तो हालांकि ये प्लस ही है तो कोई टेंशन नहीं लेना है, दिखाने का जरूरत नहीं है। तो ये स्क्वायर का हो गया बात, रेडियल। अब बेटा तीसरा पार्ट में देखता हूँ, प्रोबेबिलिटी। इजी है ना वो तो भाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3px रेडियल प्रोबेबिलिटी। अब मैं पूरा लिख भी नहीं रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि भाई एक बार तो 0 है ही, फिर उसके बाद एक बार आया इसी सेम पोजीशन पे, और फिर एक बार, मतलब डायरेक्ट 0 नहीं, टच कराते हुए इन्फिनिटी, एसिम्प्टोट टाइप में, ये आता है। आगे बात समझ में बच्चों? सर यस। Yes. तो इस तरीके से कर्व होगा बच्चों। अब जो भी क्वेश्चन आए, चाहे वो IIT JEE ओलंपियाड, दुनिया भर में कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन आए, एटॉमिक स्ट्रक्चर अब आपको आ जाना चाहिए, ये सब कंप्लीट, ठीक है। तो अब तो बच्चों अभी तक एटॉमिक स्ट्रक्चर में अगर आपको याद हो हम लोग का जर्नी कैसे रहा है, तो एकदम स्टार्टिंग में याद होगा कि एटॉमिक एटम के बारे में जो कंसिडरेबल थियरी मानी जाती है, जो सबसे पहली थियरी वो थी डाल्टन की, डाल्टन एटॉमिक थी। उनके हिसाब से एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी डिवाइडेड। यस। उसके बाद याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई कैथोड एंड एनोड रे एक्सपेरिमेंट या डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के बाद हमें ये मालूम चला कि यार एटम तो ब्रेक हो सकता है। तो एटम ब्रेक हो सकता है, तो उसके बाद थॉमसन की थियरी आई थी। याद आ रहा है बच्चों कि सर पूरा सर दुनिया यस। पॉजिटिव है, मतलब एटम पूरा एक स्फीयर जैसा है, पूरा चीज पॉजिटिव, बीच बीच में इलेक्ट्रॉन ऐसा इम्बेडेड है, बिल्कुल वैसे जैसे वाटरमेलन में उसके सीड्स इम्बेडेड रहते हैं, है ना। तो वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं इनको, उसके बाद प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, है ना। तो उसमें इस तरह से था, इनके हिसाब से इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है, पूरा एटम पे चार्ज और मास, पॉजिटिव चार्ज एंड मास सब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है।
इनको यानी जे थॉमसन को फिर कौन से साइंटिस्ट ने रॉन्ग किया था बेटा? तो याद होगा जिन्होंने प्लेनेटरी मॉडल ऑफ, हाँ, जिन्होंने प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटम दिया था, याद है ना? इन्होंने उनको रॉन्ग किया था। क्या नाम था उन साहब का? बड़े साहब का क्या नाम था भाई? अरे पागल, नील्स बोर कहाँ से पहुंच गए? रदरफोर्ड। सर यस सर रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, याद आ रहा है? Yes. ओके बच्चों, फिर आगे चल करके दुनिया थोड़ी और बड़ी हुई तो पता चला कि भाई ये तो चार्ज पार्टिकल है, और चार्ज पार्टिकल ट्रेवल करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के हिसाब से इसको निकालना चाहिए एनर्जी। एनर्जी निकालेगा तो पता चला स्पाइरल पाथ बनाते हुए न्यूक्लियस में चला जाएगा। फिर इसके बाद नील्स बोर ने इसके बारे में कुछ चीजें बताई और बोला कि नहीं भाई, होगा तो ऐसे ही जैसे हो रहा है, लेकिन बस ये कुछ फिक्स जगह पे घूमेंगे, ऐसी जगह पे जहां पे उसका एंगुलर मोमेंटम यानी एमवीआर का वैल्यू कितना आएगा? NH अपॉन 2 पाई। यही बोला था ना बच्चों? ये पहली बार ऐसा था जहां पे क्वांटाइजेशन एटम के अंदर के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, खुल करके डिस्कशन हो रहा है नील्स बोर के द्वारा। तो अब यहां तक आपने पढ़ लिया था सारा चीज। फिर आपको मालूम चला कि भाई हाइजेनबर्ग ने बोला कि हाइजेनबर्ग के हिसाब से कि इलेक्ट्रॉन का ट्रू लोकेशन किस पोजीशन पे है और उसका ट्रू स्पीड साइमल्टेनियसली आप बता नहीं सकते हो, तो इसलिए आगे कुछ चेंजेस आए और फिर हमने मॉडर्न चीजें पढ़ा। और मॉडर्न चीजें पढ़ने के बाद अभी तक मैंने आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा कि बेटा अब आपको अगर बोला जाए, हालांकि एटम बहुत छोटा होता है, लेकिन फिर भी अगर आपको दिव्य दृष्टि मिल जाए, आपको दिखाई देने लगे, तो आप जरा मुझे बताइए कि बेटा नाइट्रोजन एटम कैसा दिखेगा? उसका मैं न्यूक्लियस आपको बना देता हूँ, आपको न्यूक्लियस बनाने का जरूरत नहीं है। न्यूक्लियस एक स्फेरिकल छोटा सा बॉल ले रहा हूँ जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सभी हैं, ये बन गया है। अब इसके चारों तरफ आप इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट को मुझे दिखा दीजिए। अगर आप सही सही दिखा देंगे तो हम मानेंगे आपको आ गया है, नहीं दिखा पाएंगे तो आज आपको आ जाएगा। चलिए बच्चों शुरू हो जाइए, आपका टाइम शुरू होता है और मुझे व्हाट्सएप करिए सब लोग। तो बच्चों जो जो आंसर आप लोगों ने दिया है मैं उसको डिस्प्ले में डाल करके, नाम नहीं लूंगा, बस डिस्प्ले डाल देता हूँ क्या क्या बनाया है। ठीक है, आप लोगों ने तो देखा ही है। बच्चों ने ऐसा बनाया हुआ है कि ये पहला बना करके यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए हैं, और उसके बाद दूसरा बना करके वहां पे 8 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए हैं। ये ज्यादातर लोगों ने किया है। सॉरी, इसमें कितना है 2 and 7 ना, ये दिखा दिया लोगों ने। सॉरी 2 5 है, तो लोगों ने 5 दिखा दिया। ये मतलब कि आप जितने बच्चे हैं उनमें से आप मान के चलो 90% लोगों ने ये किया है। एक बच्चे ने थोड़ा कलाकारी ज्यादा करके ये प्लस दिखा के बाकी सब में खाली डॉटेड डॉटेड दिखा दिया है, क्योंकि उसके दिमाग में आया नहीं ऑर्बिट तो नहीं होता है, ऑर्बिटल होता है। फिर उसके बाद उसने क्या किया कि एक और बड़ा सा बना करके सब स्फेरिकली बनाया है, बीच में डॉटेड डॉटेड बनाया और एक और स्फीयर बनाया। सब इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये नाइट्रोजन है कि क्या है, सब डॉट डॉट ही दिख रहा है हमको थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन में। तो बच्चों पहले चलो ये तो हम बाद में कंसीडर करेंगे ये स्ट्रक्चर को, लेकिन पहले तो मैं इस पे आता हूँ। ये बताओ बच्चों कि आपको याद है कि ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर रॉन्ग प्रूव कर दिया था किसने? हाइजेनबर्ग ने। अगर हम हाइजेनबर्ग की थियरी को माने जो कि मॉडर्न केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उसके हिसाब से आप इलेक्ट्रॉन का फिक्स पोजीशन और स्पीड बता नहीं सकते। इसका मतलब आप ये नहीं बता सकते कि वो कैसे चल रहा है, तो आप सिर्फ प्रोबेबिलिटी बता सकते हो। तो सर्टेनिटी तो है ही नहीं, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। ये तो आप अभी भी पुरानी दुनिया में जी रहे हो इतना पढ़ने के बाद भी। ये बिल्कुल ही बहुत ही ज्यादा गलत है और बहुत ही घटिया आंसर है ये। ठीक है, इतना पढ़ने के बाद अगर आप अभी भी एटम को विजुलाइज नहीं कर पाए तो आप सोचना पड़ेगा कि आप लोग सच में सोचते हो केमिस्ट्री को या रटते हो। ठीक है, यहीं पे डिफरेंस आता है, आप रट रहे हो या समझ रहे हो। ये एकदम ही गलत बात है, बिल्कुल ही गलत। फिर आखिर सही क्या है? तो सही ये भी स्ट्रक्चर नहीं है, सही ये है बेटा, आपको मालूम है
कि अब ऑर्बिट जैसा कुछ नहीं बल्कि ऑर्बिटल होता है, तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए 1s2 2s2 2p3। बताओ बच्चों 2p3 में कितने ऑर्बिटल है बेटा? 3। 3. तो 2px है, 2py है, क्या उधर? 2pz। तो बच्चों अब इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिटल में रह रहा है ना बच्चों, ये सुनो। यस अब क्या करोगे आप? न्यूक्लियस बनाओगे बेटा, उसके चारों तरफ 1s बनाओगे। 1s कैसा होगा बेटा? स्फेरिकल, है ना। हम ये दिखाएंगे कि हालांकि आपको मालूम है कि ऑर्बिटल 90% रेंज को ही कवर करता है, 90 to 95%, लेकिन हम ऐसा दिखा दे रहे हैं सिंबॉलिकली। ये दिखाने का मतलब ये भर गया है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, ये 1s है। अच्छा बताओ 2s का साइज बड़ा होगा छोटा होगा? सब बड़ा होगा ना। बड़ा होगा। बड़ा होगा क्योंकि एनर्जी ज्यादा है, तो बेटा 2s और थोड़ा बड़ा होगा। तो ये और डॉट 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 डॉट, क्या 2s का इलेक्ट्रॉन अंदर नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा अंदर? क्योंकि अगर आप 2s का कर्व देखो तो ऐसे आता था प्रोबेबिलिटी का। अगर थोड़ा ध्यान से सुने हो मेरे लेक्चर को तो तुम्हें दिखा होगा, है ना। तो यस बीच में नोड आने के बाद अंदर तक, यहाँ तक है बेटा 2s के इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? मैं 2 दिखा रहा हूँ क्योंकि वो भी। उसके बाद इंटरेस्टिंग चीज है, क्या क्या है इंटरेस्टिंग चीज? कि भाई 2p। उसके बाद 2px है, y z है। अब तो मैं x y z एक्सिस बना रहा हूँ। तो x एक्सिस अगर इधर है तो बेटा मैं इसको 2px बना रहा हूँ। समझ में आ रहा है बच्चों? ये यस थोड़ा और बड़ा, एक कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? तो इसमें जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा 2py भी ऐसे ही बना लूंगा, बोलिए। यस सर। तो ओवरलैप हो जाते हैं सारे ऑर्बिटल्स आपस में। बेटा ओवरलैप जैसा कुछ चीज नहीं है, समझ लो जैसे नहीं होता है कि एक ही, जैसे पानी में मान लो कि एक वाटर है, हालांकि ये सब क्लासिकल थियरी का मैं कोरिलेट कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा करेक्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपके समझने के लिए बता रहा हूँ कि जैसे पानी में मैं बोलूँ कि किसी ने इधर से पत्थर फेंका, किसी ने इधर से फेंका, तो रीजन तो एक ही है, लेकिन सब क्या कर रहे हैं, सबका कंबाइंड इफेक्ट इसमें दिखेगा, है ना। टर्बुलेंस, ये सुनो। तो जो रिपल्स आएंगे वो सब कंबाइंड इफेक्ट दिखेगा। तो उसी तरीके से कई सारे वेव फॉर्म है, इन इन जगहों पे ये पर्टिकुलर जगह पे सबका कंबाइंड इफेक्ट दिखेगा, इन सब जगहों पे इनका कंबाइंड इफेक्ट दिखेगा, ठीक। तो अब यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन बेटा, उसके बाद जेड। जेड चूंकि अब आपको जेड ढंग से मैं दिखा नहीं सकता, तो मैं उसको डॉटेड से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जेड तो टेक्निकली प्लेन के ऊपर और अंदर है ना बेटा। यस सर। तो मैं इसको थोड़ा ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ में आया? तो ये मैंने बनाया है जो, इसको मैं px बोल रहा हूँ, इसको मैं py बोल रहा हूँ बेटा, और इसको मैं pz बोल रहा हूँ, और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है डॉट डॉट डॉट। उसमें आपको दिखाना है तो आप दिखा सकते हो। डॉट 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 pz में, समझ रहे हो बात? यस मेरे कहने का मतलब बच्चों समझ में आया मैं क्या समझाना चाह रहा था आपको? कि अब यस कभी भी आपको यस एटम देखना हो तो आप एटम ऐसे देखोगे, ये नाइट्रोजन दिखना चाहिए। अगर आपको ये नहीं दिखा तो मैं चैलेंज कर सकता हूँ, आपको केमिकल बॉन्डिंग कुछ समझ में नहीं आएगा, आप रटोगे बस, जैसे 9th-10th में रटते आए हो वैसे ही अभी भी रटोगे केमिस्ट्री को, ठीक है। सो दिस इज हाउ द, कौन सा एटम? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन विल लुक लाइक, ठीक। पी नहीं अच्छा बनता था। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूँ बच्चों की एक बात बताओगे जरा, सोडियम बना के दिखाओगे क्या? सोडियम बना के दिखाओ तो मुझे जल्दी, आप थोड़ा क्विकली बनाना है। देखो बच्चों ज्यादातर लोगों ने मिस्टेक क्या किया है मैं बता रहा हूँ, सबको सुनाई दे रहा है आवाज मेरा? यस Yes. आप देखो, आपने ये चीज सबसे पहले आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी है 1s2 2s2 2p6, और उसको तुरंत ऑर्बिटल के फॉर्म में भी देखना है, ठीक है। तो 2px 2py एंड 2pz, बेटा 2 इलेक्ट्रॉन ईच, राइट। उसके बाद 3s1 है बेटा, हाफ फील्ड है बस। अब बच्चों एक चीज और समझना है कि आपको मालूम है कि एनर्जी बढ़ रहा है, ये सुनो, एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है ये।
तो बच्चों इसका मतलब ये है कि अगर 1s इतना बड़ा है बेटा तो 2s इससे भी बड़ा होगा, इसका रेडियस। स्फेरिकल बना रहा हूं मैं, ठीक है। और बेटा अगर आप 2p बना रहे हो तो 2p थोड़ा सा इससे बड़ा होगा, नॉट टू मच, स्लाइटली। जिसने भी इससे छोटा दिखाया उनका रॉन्ग है, एनर्जी वाइज उनका रॉन्ग होगा, क्योंकि 2p का एनर्जी 2s से ज्यादा है। और जो 3s बना रहे हो मतलब 3s थोड़ा सा बेटा, थोड़ा सा और बड़ा होगा, हल्का सा बड़ा, क्योंकि 3s की एनर्जी किससे ज्यादा है? 2p से। तब फिर तो यही मिस्टेक मैक्सिमम लोगों ने किया है। किया क्या है कि इसको छोटा बना दिया, इसको छोटा बना दिया, यही एडजस्ट कर दिया। 2s से थोड़ा बनाया बनाया, लेकिन 3s किसी ने चिपका दिया है। तो ये मिस्टेक नहीं करना है। अगर आपने किया है तो आप इसको सुधारोगे अगले अगले उसमें, ठीक है। टच नहीं करना चाहिए उसे, थोड़ा बड़ा रहना चाहिए। तो बस हो गया भाई, 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हमारा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन था, इसमें 2 2 2 6 हो गया, इसमें भी 2 था, और इसमें मतलब सिंपली 1s में 2, 2s में 2, 2p के तीनों ऑर्बिटल में 2 2। अब आप 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा सकते हो, ऐसा भी दिखा सकते हो, 1 अप 1 डाउन, लेकिन थोड़ा वियर्ड लगता है तो मैंने एक ही जगह दिखा दिया बस। आप समझो ये बेटा, ये एक ही ऑर्बिटल है ना, ये px पूरा का पूरा एक ऑर्बिटल है, ये सुनो। Yes. यस सर। समझ गए बच्चों कैसा होगा? यस सर। क्लियर? सर। सर अंदर ओके। शेड करना जरूरी नहीं है ना? क्या बेटा? शेड करना तो थोड़ा वो गंदा। डॉट 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 कर दो यार, वो तो अच्छा अच्छा लगता है देखने में, ऐसा तो कोई बुराई नहीं है इसे करने में, क्योंकि भाई अल्टीमेटली वो क्लाउड है, क्लाउड है, प्रोबेबिलिटी है, यही सब बात ही कर रहे हैं हम। सर्टेन चीजों, इसको ऑर्बिट मत समझ लेना गलती से, कोई हार्ड बाउंड्री नहीं है ये कि इसके आगे कुछ मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये सोडियम का स्ट्रक्चर हो गया। आई होप कि अब आप आगे की चीजें खुद से कर लोगे बच्चों, है ना? यस सर। कर लोगे ना? Yes. यस सर। अच्छा, कुछ क्वेश्चन आता है कि बताओ कौन सा एटम स्फेरिकल है? अगर मैं पूछूं सोडियम स्फेरिकल है या नाइट्रोजन स्फेरिकल है, बताओ। स्फीयर जैसा कौन सा एटम है? Sodium. हाँ, क्योंकि बाहर ऐसा है, समझ में आया? सोडियम। ये स्फेरिकल नहीं है। ऐसे हाइड्रोजन स्फेरिकल होगा बेटा, हीलियम स्फेरिकल होगा, सोडियम स्फेरिकल है। जिसका भी बाहर ऐसा आ गया वो स्फेरिकल हो जाएगा। अब इमेजिन करो जरा, ठीक है, सोचने के लिए ही बोलूंगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस सोचना थोड़ा सा। मैंगनीज कितना खतरनाक होगा, उसमें तो 1s 2s 3s 2p 3p 3d सब आ जाता है, सब होच पोच हो जाएगा। लेकिन डी इन्वॉल्व करने में ही कितना ज्यादा उसमें है ना, डी में तो एक एक ऑर्बिटल में 4 4 लोब हैं, समझ में आ रहा है? तो कितना डेंजरस होगा, वो ढंग से दिखेगा भी नहीं। इज दैट क्लियर बच्चों? Yes. यस सर। बच्चों आवाज आ रही है सबको? यस सर। तो ये जो स्ट्रक्चर मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये बेटा स्कैंडियम के ऑर्बिटल्स को दिखाया जा रहा है। स्कैंडियम, स्कैंडियम याद है ना? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 फिर 4s2 3d1, याद है ना? d1 इतना बड़ा था। देखो 1s के बाद 2s गया, अब देखो 2px जा रहा है, x एक्सिस पे लोब जा रहा है, देखो। फिर 2py, मजा आ रहा है देखने में? अरे मोटू लोग, Yes. यस सर। देखो 2pz देखो कैसे जा रहा है, दिख रहा है? ऐसा होता है पूरा। सोचो, सपने में भी इमेजिन किए होगे, स्कूल में तो क्या क्या खत्म कर दिया गया तुम लोग के ना। हाँ, खाली रट रहे हो तुम लोग। देखो ये 3px हो गया। ओ माय गॉड, देखो कितने ऑर्बिटल हो गए, कुछ देर के बाद दिखेगा ही नहीं कुछ भी। 3py, उसके बाद 3pz हो गया। देखो बड़ा होता जा रहा है बच्चों, दिख रहा है ना? हर बार वो थोड़ा बड़ा रख रहा है, दिख रहा है? यस। अब ये देखो, ये कौन आ रहा है भाई? पूरे सारे 4s। ये भरने के टाइम का है, याद है ना? भरने के बाद 4s बाहर आ जाता है डी में। यस। ये देखो कौन आ रहा है, dz स्क्वायर आ रहा है। एक्चुअल में होगा तो कोई भी डी, कोई भी हो सकता है, dx स्क्वायर y स्क्वायर, ये सब देखो उसी में
अब पूरा खिचड़ी पका देगा। ठीक है, सो आई गेस मुझे रोकना पड़ेगा। अब क्या समझ में आएगा आप लोग को? सब उसी में जा रहा है, देखो। ठीक है, ये है सारे ऑर्बिटल। क्लियर बच्चों? बलून्स जैसे दिख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वही मैं बोलता था ना पहले, लेकिन वो हॉलो बलून नहीं है, उसके अंदर है। तो ये तो एनिमेशन बनाया है जिस बंदे ने। चलो ठीक है, बस इतना ही मैं दिखाऊंगा, ज्यादा दिखाऊंगा तो आप लोग पढ़ोगे नहीं। ठीक है, सिर्फ एनिमेशन देखोगे।